आइए छात्रों, हमने ख़त्म किया था कि हरिहर काका एक सादे भोले किसान से अब चतुर और ज्ञानी हो गए हैं। इसका रीज़न ये है कि अनुभव से सीख गए वो कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब चीज़ें उनके अंदर आ गई और उन्हें समझ आ गई। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। यानी ऐसा झूठा व्यक्ति है ना, जैसे मैं बता रही थी कि साधु होना यानी इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाना है। लेकिन साधु के बाने बाने यानी जो चोला उसने पहना है उसकी बात कर रहे वो। यहाँ तरफ लिखा है पर वो तरफ नहीं होता है, बाना होता है। बाना यानी चोले में, साधु के चोले में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबारी को इन्होंने माध्यम यानी जरिया बनाया है ना। और संपत्ति ऐंठ लेना, और मुफ्त में थोड़ी मेहनत करना पड़ता है तब जाकर संपत्ति, मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का मज़ा ही कुछ और है। एक ऐसा माध्यम जिस पर विश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में जायदाद अपने भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, और अन्यथा वह फिर दूध की मक्खी हो जाएंगी। वही जो मैंने कथा बताई थी, रमेसर की विधवा या फिर पंच परमेश्वर की बूढ़ी खाला के समान उनकी हालत हो जाएगी। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा नहीं, और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, और हाथ से ज़मीन भी चली जाएगी। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। लोगों के मन में क्या चल रहा था, ये हरिहर काका का ना कहना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। ना कहने की हिम्मत, धर्म की आड़ लेकर महंत को ना सुनने की आदत नहीं थी। हाँ ही डर के मारे लोग बोलते थे। अगर धर्म डर की वजह है तो ऐसे धर्म को रहना ही नहीं चाहिए, कोई भी धर्म, कि मुझे डर लग रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये सब बकवास है। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे उन्हें कि विधिवत उन्हें अपनी जायदाद जो है वो अपने भतीजों के नाम लिख देना चाहिए। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एक उपाय था कि अपनी समस्त संपत्ति क्या करे, अपने भतीजों के नाम लिख दे। और अब तो सुबह दोपहर शाम रात गए एक ही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को खुद ही मिल जाएगी, है ना, कोई लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ हमने तो मुकदमा किया है, इसलिए वो कोई ले तो सकता नहीं। भाई जब समझाते समझाते हार गए तो उन्होंने अब गुस्सा, डांटना, दबाव देना, दबंगई करना शुरू कर दिया कि सुनते क्यों नहीं, तुम्हें बार बार बता रहे तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन काका इसी रास्ते भी राजी नहीं हुए, डांट डपट से भी सीधा समझा दिया कि अपने जिंदा रहते वो अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखेंगे। तो इस बात से एक दिन भाइयों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने वही रौद्र रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके प्यारे भाई जो उनकी जान बचाने, उनकी सेवा सत्कार और उन्हें सुरक्षा दे रहे थे, आज वो उनसे गुस्से में अपना मतलब निकलवाना चाहते हैं। उनकी वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते, उन्हें अपना अभिन्न समझते, जो उनकी नींद ही सोते और जागते, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक न मिल पाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते हैं ना कि मेरे भाई कोई मेरा साथ नहीं है, लेकिन अब तो बहुत हिम्मत आ गई है उनमें। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, है ना, मृत्यु से डरते हैं।
ज्ञान होने पर तो आदमी आवश्यकता पड़ने पे मृत्यु को प्राप्ति के लिए भी वर्ण कर जाता है। ये बात हम शहीद सैनिक इनके लिए ये पंक्ति हम बोल सकते हैं कि किस तरह से जानबूझकर सोचकर भी वो क्या करते हैं, उस में भर्ती होते, एक जुनून, एक नशा होता है। तो शहीद भी वही है। या फिर आप बुरे तबके के लिए भी देख लो, जैसे कि दहशतवादी, आतंकवादी, पता है कि ये गलत कार्य है फिर भी मृत्यु का वर्ण वो करते हैं। भले ही हम उदाहरण गलत लहजे में है, लेकिन एक यहाँ पर जो बात है कि मृत्यु का वर्ण करते हैं। तो अज्ञान की स्थिति में ही मरने के बाद क्या होता है, लेकिन ज्ञान के बाद, पता होने के बाद कि मृत्यु और मरना, और मरने के बाद की अवस्था को जान लेने के बाद इंसान क्या करता है, मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे तो ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर वह रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर मरे, यह नहीं होगा। रमेसर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून रो खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। बेचारी ने बहुत जल्दी लिख दी, लेकिन फिर उन लोगों को लगा कि ये तो बाप रे, जैसे कोई अमृत पीकर आई है, मरती ही नहीं है। और जितनी की ज़मीन लिख दी उससे ज़्यादा तो इसने क्या किया है, खा लिया है। और फिर बहुत परेशान हो गए घर के लोग कि मर नहीं रही, मर नहीं रही। और ये बुरी बात है ना कि घर का व्यक्ति के लिए इस तरह सोचना। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, सब पैसे के लिए वैसे ही हो जाते हैं। आगे देखते हैं, भाई कहते हैं देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में या गांव में एक रीति पड़ जाए कि जिस किसी की संपत्ति नहीं है वो ठाकुरबाड़ी को लिख दे। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई, यानी अब मार पिटाई पर आ गए। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गाँव में जाना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार करने लगे थे, घूंसे भी बरसने लग गए थे अब हरिहर पर। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ है, 4-5 से अधिक। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। कपड़ा उन्होंने तत्क्षण उसमें मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही गांव काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जो बरामदा होता है उसमें जुटने लगे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महन जी तक भी चली गई है ना, कानो कान कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए जो पक्षधर है वो भेज दिए। और लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और निश्चित नाते के गांव के लोग समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसे दूसरे को क्या मतलब। लेकिन महन जी ने वह तत्परता और तेज़ी फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल ख़त्म हो गया। मैंने शुरू में ही बताया कि कोई बात जब दहलीज के बाहर आ जाती है तो लोगों के हाथ में उसके फैसले आ जाते हैं। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पिटा है और उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वो उन्हें जान से मार देते। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।